सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार के चुनावों की गर्माहट और उसके बाद जब बम्पर वोटिंग वहां हुई है, उसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और देश भर में चर्चा हो रही है। केवल बिहार में ही चर्चा नहीं हो रही, सभी पार्टियों में चर्चा हो रही है कि इस तरह की बम्पर वोटिंग कैसे हुई है। क्या ये एसआईआर का मतलब है, या महिलाओं के वोटर्स का मतलब है, या फिर युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ वोट दिया है, या जातीय समीकरण ज्यादा ताकत के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। क्या एनडीए फिर से वापसी करेगा, या महागठबंधन के लिए ये मौका मिल गया? जैसे लालू जी ने कहा कि अब तवे पर रोटी बदलने का वक्त आ गया है, तो किसी मित्र ने कहा मुझे कि बिहार में सर लिट्टी चोखा चलता है, और जो लिट्टी है उसको सिकने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको बदल बदल कर भी सेकना पड़ता है, लेकिन लिट्टी वही रहती है। खैर, ये सब मुद्दा बड़ा मुद्दा है। आज जो बिहार के चुनाव के दूसरे फेज का चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा शाम को, तो सब लोग अपनी ताकत के साथ लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा साहब है, योगी आदित्यनाथ हैं, तेजस्वी जी है, राहुल गांधी है, प्रियंका वाड्रा है, ओवैसी साहब हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लल्लन सिंह हैं, गिरिराज सिंह हैं। तमाम तरीके के नेता अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये चुनाव बदलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण मसला वही है फिर से कि क्या पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने, गठबंधन ने बाजी मार ली है? पिछली बार तो उनकी 10 सीटें वहां पर ज़्यादा थी, कुछ कम था, बराबर बराबर जैसा मौका था। लेकिन क्या अब उन्होंने ऐसी बाजी मार ली है? क्या महिलाओं को जो 10,000 ही बार बार कहा जा रहा है कि पहले उनको कुंटलवा बाबा कहा जाता था, जब कुंटल अनाज दिया था उन्होंने बाढ़ में नीतीश कुमार जी ने, और इस बार जो 10,000 रुपए दिए महिलाओं को, 1.25 करोड़ महिलाओं को दे दिया। और चुनाव आयोग को शायद नहीं पता होगा, ये पता होगा तो चुप है, कि वो अभी जो एक और किश्ती 7 नवंबर को वो भी बांट दी गई है चुनावों के दौरान ही। और ये कहा गया टेक्निकल तरीके से कि जो पुरानी योजनाएं होती हैं उनको बीच में नहीं रोका जाता, या उन पर असर नहीं होता चुनाव के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। खैर, लेकिन वो जिन लोगों को वोट देना उनको तो मिल ही रहा है पैसा, ये अलग मुद्दा है। लेकिन महिलाओं को जो 10,000 रुपए दिए गए, क्या ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा? फिर बहुत सारे लोगों का कहना है कि वहां पर जातीय गठबंधन और जो दलों की राजनीति है उसमें बहुत स्ट्रांग बेस बना हुआ है। यानी एमजीबी का जो वोट है वो भी करीब करीब 35% वोट है, एनडीए का जो वोट है वो भी 35% वोट है। उसका मतलब ये है कि यदि आपने पैसा दे दिया, जो 10,000 रुपए एमजीबी की महिलाओं को मिला, वो भी पैसा तो मिल जाएगा उनको, लेकिन वो वोट नीतीश कुमार को देने वाली नहीं है। लेकिन उसके बाद भी 25-30% वोट बचता है, तो वो फ्लोटिंग वोट वो किस तरह से चलेगा? वो जो फेंस पर बैठा हुआ है वो वोट कम से कम उनके साथ आएगा, या एमजीबी में 1% वोट भी महिलाओं का इधर से उधर हो जाता है, तो क्या बड़ा फर्क पड़ेगा? इसके साथ साथ चिराग पासवान के वोट, फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ जो और पार्टीज हैं उनके एनडीए के साथ, उनका फायदा उनको होगा, या एमजीबी में मुकेश सहनी के आने का बड़ा फायदा होने वाला है? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लोगों को लगातार लग रहा है, अमित शाह जी ने तो कह दिया कि 160 सीटें आएंगी। कहने को तो आप पत्थर की लकीर मत मानिए, क्योंकि नेता तो अपना बात करते रहते हैं। आप याद कीजिए 400 के नारे को, आप याद कीजिए पश्चिम बंगाल के 200 सीटों को। और तेजस्वी जी को लग रहा है कि बहुत बड़े बहुमत के साथ इस बार सरकार बन जाएगी, क्योंकि लोग ऊब चुके हैं। लेकिन भाई साहब, उनकी जो सहयोगी हैं राहुल गांधी जी, माफ कीजिए, वो कहाँ हैं? क्या जो कांग्रेस को 60 सीटें दी है, उन्होंने 60-61 सीटें दी है, वो उनकी मदद करेगी, या उनके रास्ते में रोड़ा बन सकती है? ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। और फिर एक सवाल दोबारा से खड़ा हो गया है जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी का, कि क्या जो नौजवान है, युवा है, जिसने वोट दिया है, वो सिर्फ तेजस्वी के साथ जाएगा, या कुछ हिस्सा एनडीए के साथ जाएगा और बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर के साथ जाएगा? अगर प्रशांत किशोर के साथ जाएगा तो वो क्या करेंगे? क्या वो किंग मेकर बनेंगे? मोकामा की सीट पर आनंद सिंह मुश्किल में है, या आराम से निकाल लेंगे? भूमिहार वोट जो है एक साथ हो गया है। लल्लन सिंह जी को तो आपने सुना ही था कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर आदमी आनंद सिंह बन जाए, भगवान भला करे बिहार का। किस रेफरेंस में वो कह रहे थे लल्लन सिंह जी मुझे नहीं पता, वो बात कही। फिर उन्होंने जो कहा था कि उनको मत निकलने देना, नेता को कमरे में बंद कर देना, चुनाव आयोग ने शायद उस पर कुछ औपचारिक तौर पे कार्रवाई करने की बात की है। लेकिन न चुनाव प्रचार में लल्लन सिंह को रोक लगी, न कोई और काम हुआ है। होता भी कैसे, मंत्री हैं केंद्र सरकार में। हाँ हाँ,
मंत्री हैं, भूमिहार हैं, लल्लन सिंह हैं, सरकार के साथ है और सरकार में भी बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब एक जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस चुनाव में अगर एनडीए आता है तो जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी या एमजीपी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी। पिछली बार 75 सीट्स के साथ जनता आरजेडी जो है राष्ट्रीय जनता दल वो नंबर 1 पार्टी थी, 74 सीट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पर थी और जनता दल यूनाइटेड 43 सीट्स के साथ तीसरे नंबर पर थी। लेकिन उनकी शिकायत यही है कि पिछली बार चिराग पासवान साहब ने उनकी 36-37 सीटों पर नुकसान कर दिया था, नहीं तो 80 सीटों पर जनता दल रहता। और इस बार जनता दल 80 सीटों के साथ नंबर 1 रहेगा, 80 से 90 सीटें आएंगी। इसके साथ साथ जो 10,000 का जो मसला है उससे भी महिलाओं को फ़ायदा होगा। चिराग पासवान के आने का फ़ायदा एनडीए को होगा कि जेडीयू को भी कुछ वोट मिलेगा, बीजेपी को भी कुछ वोट मिलेगा। अब चिराग पासवान कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, नहीं निभाते, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अभी बहस चल रही है, अभी जो टक्कर चल रही है वो इस बात पर चल रही है कि क्या जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 पार्टी बन सकता है या उसकी स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा हो सकती है 43 से। स्ट्राइक रेट का मतलब जो सबसे ज़्यादा सीटें उनको मिल जाएं, या भारतीय जनता पार्टी जो 75 पर थी वो 100 को पार कर सकती है, 90 को पार कर सकती है। ये आंकड़ा वहाँ पर सुनाई दे रहा है। 75 से 90 पर आ जाएगी तो मतलब 150 से ज़्यादा सीटें उनकी हो सकती हैं। और जो तेजस्वी जी हैं वो 140 में से कितनी सीटें निकाल सकते हैं, क्या वो 100 सीटें निकाल सकते हैं इस बार? और जो माले और लेफ्ट पार्टीज हैं उसके साथ साथ कांग्रेस कितनी उनको मदद करेगी? बहस अभी तक ये भी बनी हुई है। वहाँ तो एमजीपी में तो हो गया कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, देर सवेर जो भी कांग्रेस ने तय किया नहीं किया, लेकिन अब तय हो गया कि तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा है। लेकिन वहाँ यहाँ पर अभी तक बात तय नहीं हुई है। तय हो गई है कि नीतीश कुमार जी बनेंगे यदि ठीक ठाक सी बन गई सरकार तो। लेकिन क्यों नहीं घोषित किया एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा? भारतीय जनता पार्टी को भी अभी ये समझ में आया, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे नेता उनके कह रहे हैं कि ये जो 10,000 का फ़ायदा है वो जेडीयू को ज़्यादा मिलेगा, बीजेपी को कम मिलेगा। कुछ लोगों ने तो मुझे कहा कि जेडीयू ने साफ गड़बड़ कर दी, मुख्यमंत्री जी ने और उनके इशारे पर अफसरों ने केवल उन जगहों पर ज़्यादा ये पैसा बांटा है, उन महिलाओं को ज़्यादा मिला जो जदयू की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी ग्रामीण इलाकों में वहाँ पर है। वहाँ पर 40-45 सीटें ही हैं अर्बन सीट्स, बाकी ज़्यादातर ग्रामीण सीटें ही हैं। तो उसमें ज़्यादातर ग्रामीण सीटों पर ये पैसा बांटा गया है। इसका कितना फ़ायदा जनता दल यूनाइटेड को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलेगा, ये सारे सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा हो रही है। और सीमांचल को लेकर लगातार बात हो रही है कि सीमांचल में क्या होगा। ओवैसी साहब ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है, तो ओवैसी साहब के खिलाफ महागठबंधन और कांग्रेस ने भी अपना दम लगाया है, लेफ्ट पार्टीज ने भी दम लगाया है। और कांग्रेस को लगता है कि मुसलमान वोट कहाँ जाएगा उनके अलावा। और तेजस्वी जी को तो लगता ही है कि एमवाई जो पूरा गठबंधन है, एमवाई जो समीकरण है वो तो उनके साथ ही खड़ा रहेगा। यूँ तो प्रशांत किशोर जी ने भी बहुत सारी सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं, लेकिन क्या वो जीतने लायक हैं या किसी को नुकसान पहुंचाने वाले लायक? कई लोगों ने कहा कि भाई पहले प्रशांत जी के लिए लग रहा था कि वो तेजस्वी जी का नुकसान करेंगे तो एनडीए का फ़ायदा हो जाएगा। अब एनडीए को लगा कि ये तो हमारा ही नुकसान करें, क्योंकि उनके पास जो वोट बैंक है वो मोटे तौर पर वही वोट बैंक है जो एनडीए का वोट बैंक है, यानी अपर कास्ट का और दलित का। तो ये सारी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हो रही हैं। प्रशांत किशोर जी, कुछ लोगों ने कहा कि अब थोड़े धीमे हो गए, उनकी रफ्तार धीमी हो गई, उनके भाषण धीमे हो गए। उन्होंने कहा भी है कि तेजस्वी जी को चॉइस पसंद करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि एमएलएज भी हमारे कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन ये जो आज शाम को चुनाव प्रचार खत्म होगा और उसके बाद 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे, वो निर्णायक होगा कि सरकार किसकी बनेगी, सरकार बदलेगी, सरकार बनी रहेगी, नीतीश कुमार 25 से 30 तक मुख्यमंत्री रहेंगे या अब की बार तेजस्वी सरकार। ये सारा काम होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या होगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या वो अंगूर अब भी खट्टे होंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए? तारापुर सीट में क्या होगा? विजय सिन्हा साहब बड़े नाराज दिखाई दिए, गुस्से में दिखाई दिए। कई लोगों ने, वोटर्स ने उनको घुसने नहीं दिया। फिर किसी ने कहा वो हमेशा ही ऐसे लड़ते फिरते घुटते जीत ही जाते हैं चुनाव को। तारापुर से
सम्राट चौधरी जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने बहुत हंगामा काटा था उनके खिलाफ आरोप लगाए गए सर्टिफिकेट को लेकर, डिग्री को लेकर, पढ़ाई को लेकर और कई चीज़ों की, हत्या अपराध के कोई मामले थे जिन पर चर्चा की। लेकिन मुझे याद नहीं कि स्वराज पार्टी ने कोई बड़ी दमदार तरीके से लड़ाई तारापुर में लड़ी है। तो क्या हुआ? प्रशांत किशोर राघोपुर में चुनाव लड़ रहे थे, वहां नहीं लड़े। तारापुर में लड़ रही थी जन स्वराज पार्टी, वहां नहीं लड़ी। और जगह पर उसने अपनी जो रफ्तार है, अपना जो हमला है, अपनी जो ताकत है, उसे कम कर दिया है। तो क्या प्रशांत किशोर को चुनावों से पहले समझ में आ गया कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है, या वो कुछ और समीकरण बना रहे थे जिसका फायदा जिनको होना चाहिए था उनको नहीं हो रहा? इसलिए बहुत सारा कंफ्यूजन अभी बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपनी फिंगर क्रॉस करके रखी हुई है। क्या होगा? जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। बहुत सारी बातें मैंने आपको ध्यान हो कि बिहार से जुड़े हुए जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं उन सब लोगों से अलग अलग तरीके से आपके लिए बात की है। फिर भी बात करते रहेंगे। क्या बात हो रही है, कल फिर बात करेंगे कोई और विश्लेषक से और देखेंगे कि दूसरे चरण के बाद क्या हो रहा है। बाकी ये बात हमेशा मानकर चलिए कि वोटर इज ऑलवेज किंग। तो ये जो वोटर है वो किसको अपना बादशाह बनाना चाहता है, किसके साथ जाना चाहता है, इसकी जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।